हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम के नोट्स। तो देखिए कितना अच्छा होता है सनसेट के बाद आसमान को देखना, यानी कि जब हम लोग तारे होते हैं आसमान में रात के समय कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई डायमंड्स हो, है ना, तो वो ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, चमचमा रहे होते हैं। तो क्या होता है फुल मून नाइट। फुल मून मतलब जैसे कि अगर पूरा का पूरा एक मून आप लोगों को दिखता है वो होता है फुल मून नाइट, यानी कि इस तरीके से आपको आसमान में पूरा का पूरा चांद चमकता हुआ दिखता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। इट्स अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो जो पूर्णिमा की रात होती है उसमें चांद जो है वो पूरी तरीके से आप लोगों को पूरा फुल मून इस तरीके से गोल आसमान में दिख रहा होता है, तो उसको कहते हैं फुल मून नाइट और हिंदी में हम उसको बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा में पूरा चांद होता है और हर 28 दिन में एक बार ही ऐसा होता है। फिर होता है न्यू मून नाइट और अमावस्या। न्यू मून मतलब मून गायब होता है, आसमान में चांद होता ही नहीं है। इस दिन आप देख सकते हैं स्काई को बिल्कुल साफ दिखता है और सिर्फ क्या दिखते हैं, तारों की ही रोशनी आसमान में होती है। सिर्फ छोटे छोटे से जो हैं तारे ही हम लोगों को दिखाई दे रहे होते हैं और आसमान में हमें तारों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, मून नहीं दिख रहा होता, उसे हम अमावस्या कहते हैं। फिर आता है डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें दिन के समय चांद और बाकी जो तारे हैं वो क्यों नहीं दिखते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ अस टू सी दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। क्योंकि रात के समय क्या होता है, बहुत अंधेरा होता है, इसलिए हमें मून और स्टार्स दिखते हैं। बट दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए हमें चंद्रमा और बाकी तारे नहीं दिखते सूरज की रोशनी तेज़ होने की वजह से। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, तो इसका आंसर है सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सन यानी कि सूरज, चांद और तारे, ये सारे के सारे जो हमें नाइट स्काई में दिखते हैं, यानी कि रात के समय हमें जो आसमान में चीज़ें दिखती हैं ना, वही सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, सन, मून, एस्ट्रॉइड्स, मिटियोर, सब भी हम देखेंगे, स्टार्स, ये सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। अब स्टार्स क्या होते हैं, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो बहुत ही बड़ी होती हैं और बहुत ही गर्म होती हैं। दीज आर मेड अप ऑफ गैसेस। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं ये अलग अलग टाइप की गैसेस की बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। तो ये जो स्टार्स होते हैं ना, इनके पास अपनी हीट और लाइट होती है। क्या प्लैनेट्स के पास अपनी हीट लाइट होती है? नहीं, अर्थ के पास अपनी हीट और लाइट नहीं है। हमारे पास अर्थ के पास जो हीट और लाइट है वो किसकी वजह से है? सूरज की वजह से। और सूरज एक स्टार है, हमारा सन भी एक स्टार है। सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इस तरीके की सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो अपनी, जिनमें खुद की ऊर्जा होती है, यानी कि खुद की इसमें गर्मी होती है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, ये होते हैं स्टार्स। और सन भी एक स्टार है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को आई समझ कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसमें खुद की चमक होती है, अपनी हीट और लाइट होती है, उन्हें स्टार कहते हैं। सूरज भी हमारा एक स्टार है। कॉन्स्टलेशंस क्या होती हैं? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स are called constellations. Ursa Major, Ursa Minor is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is Saptarishi. देखो कॉन्स्टलेशन क्या होती हैं, हम लोगों को आसमान में कई बार जब हम तारों को देखते हैं तो कुछ पैटर्न्स बनते हैं। जिस तरीके से, जैसे सपोज करो ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारे तारे हैं सात, और कोई मतलब ऐसे करके ऐसा लगता है कि कोई ना शेप इनकी बन रही है। कोई सी भी, कभी कई बार जैसा लगता है कि जैसे घोड़ा टाइप का बन रहा हो, कई बार कोई त्रिशूल बनता हुआ दिखता है। तो कुछ भी अगर तारों की कोई शेप बनती हुई हमें दिख रही है ना, तारों में अगर हम कोई आकृति ढूंढ पा रहे हैं तो उसी को हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए उर्सा मेजर, जिसको हम लोग बिग बेर भी कहते हैं, उर्सा मेजर को हम लोग बिग बेर भी कहते हैं। और फिर आता है हमारा सप्तऋषि। तो ये होती है कॉन्स्टलेशन, जो मतलब आसमान में तारे जो होते हैं अगर उनकी कोई शेप बन रही होती है तो बस वही कॉन्स्टलेशन होता है। देखो अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ अपना चेहरा करें तो हम लोग को नॉर्थ स्टार दिखेगा, और ये इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ऐसे 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 करके हम लोगों को कोई शेप दिख रही है। ठीक है, यही हमारी कॉन्स्टलेशंस होती हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। तो पोल स्टार कैसे कहते हैं? एक ऐसा तारा जो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है।
यानी कि उत्तर की दिशा अगर कोई तारा हमें दिखाता है उसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो पोल स्टार है। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये देखो ये पोल स्टार हम लोग को देखने को मिलता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। तो अगर आप लोगों से पूछे कि आप लोग पोल स्टार की पोजीशन को देख सकते हैं आसमान में, तो हाँ आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। देखो ये जो बन रहा है ना, ये ना सप्तऋषि हैं, ठीक है। इस तरीके से सप्तऋषि से बिल्कुल अगर हम लोग सीधा करके देखें नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो हम लोगों को पोल स्टार दिख जाएगा। अगर पोल स्टार देखना है, अगर आपको सप्तऋषि समझ में आ गया है, दिख गया है आसमान में, उससे नॉर्थ की तरफ और जाएंगे तो हमें पोल स्टार दिख जाता है। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लेड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो जो उनके तारे होते हैं उनकी वजह से ही उनमें रोशनी होती है। इन बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे कि अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ के पास अपनी हीट और लाइट नहीं है, वो सन की हीट और लाइट का इस्तेमाल कर रहा है। वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर्स ग्रीक भाषा में, यानी कि जो घूमते रहते हैं। और अर्थ एक प्लैनेट है और अर्थ जो है सूरज के चक्कर लगाती है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है। प्लैनेट ऐसी बॉडी होती है जिनमें अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो किसी स्टार से हीट और लाइट ले रहे होते हैं, और अर्थ भी एक प्लैनेट है। मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो हम लोगों को चंद्रमा दिखता है ना आसमान में, वो क्या है? वो एक सैटेलाइट है, और वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। और जो चंद्रमा है वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे जो धरती है, हमारी अर्थ है, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसी तरीके से जो चंद्रमा है वो धरती के चक्कर लगा रहा है। जैसे सपोज करिए कि ये जो है ये सूरज है, ये फिलहाल मैं ये वाला मिटा देती हूँ, ठीक है। ये हमारा सन है, और ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा ना धरती के चक्कर लगाता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। तो ये देखा हमने। अब देखो ज़रा यहाँ पर, ये ना सूरज है, ठीक है। ये जो हमें दिख रहा है ये सन है। फिर इसके बाद ये वाली हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है हमारा मून, और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम का डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड एंड मीटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम किससे बना हुआ है? सूरज से, 8 प्लैनेट से, सैटेलाइट से, कुछ एस्टेरॉइड्स हैं और मीटेराइड्स हैं। ये सभी के सभी मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर का मतलब होता है सूरज का सिस्टम। तो ये देखो ये हमारा सन है, इसके अराउंड कितने सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो सूरज के चारों ओर प्लैनेट्स जो चक्कर लगा रहे हैं वो प्लैनेट्स, और फिर उसके बाद सैटेलाइट्स हो गए, जैसे कि मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। एस्टेरॉइड्स और मीटेराइड्स ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे चैप्टर में। ये सब मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। ये है आपके सोलर सिस्टम का डायग्राम। अब हम पढ़ते हैं सन के बारे में। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सूरज सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट सूरज के ही चक्कर लगाते हैं। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत सारी हॉट गैसेस से मिलकर के ये बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये ऐसा, इसमें ना एक पुलिंग फोर्स होती है, सन में ना ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को अपनी तरफ, इसलिए सन जो है वो खींच करके रखता है, अपनी तरफ खींच करके रखता है सन पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम के लिए। जो सारे के सारा जो सोलर सिस्टम है उसको हीट एंड लाइट किससे मिलती है? सूरज से। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन कितना दूर है अर्थ से? 150 मिलियन, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे। तो सूरज धरती से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सूरज हमारी धरती से, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस, अगर हम उनके कितनी दूरी पर है उनका ऑर्डर आपको याद करना चाहिए। तो इसका एक निमोनिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यानी कि इस जो पूरा सेंटेंस है इसका जो पहला लेटर है ना, अगर हम इसको याद कर लें पहला, वो हमें पूरा ऑर्डर पता लग जाएगा। ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि ये सारे प्लैनेट सूरज से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पास कौन सा प्लैनेट है सूरज के? मरकरी। फिर उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये देखो यहाँ पे ये वाली जो फिगर है, सबसे पास मरकरी सूरज के, फिर उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न,
फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो इस तरीके से सन से कितनी कितनी दूरी पर है ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नट्स, और इसका फर्स्ट लेटर माई से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, ठीक है, एम से मार्स, फिर उसके बाद जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो इस तरीके से आप लोग सीक्वेंस याद कर सकते हैं कि कितनी कितनी दूरी पे है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। तो सारे के सारे जो है सूरज का चक्कर लगाते हैं एक बिल्कुल फिक्स्ड पाथ में। इस तरीके का ये जो पाथ है, ये सारे के सारे प्लैनेट ना सूरज के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर, एक पाथ यानी कि फिक्स रास्ते पे चक्कर लगा रहे होते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो एलोंगेटेड होता है इस तरीके से, ऐसी शेप का होता है, और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब मरकरी जो है वो सूरज के सबसे ज़्यादा पास है और इसको 88 डेज़ लगते हैं सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। तो मरकरी सबसे पास है सूरज के और इसको कितना टाइम लगता है, 88 डेज़ लगते हैं सूरज के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में। वीनस जो है उसको हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं। ये क्वेश्चन ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है मरकरी वो सूरज के सबसे पास है, वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं क्योंकि इसका साइज़ और शेप जो है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ का ट्विन किसको कहते हैं, तो अर्थ का ट्विन कहते हैं वीनस को। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वीनस का साइज़ है और शेप है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। प्लूटो पहले एक प्लैनेट माना जाता था 2006 तक, बट अब उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऐसा ही कहा है, क्योंकि वो सूरज के चक्कर लगाता है बट अपनी ऑर्बिट पे नहीं लगाता। तो मतलब एक रीज़न, मैंने थोड़ा सा रीज़न बताया, ठीक है, आप मुझे पूरी तरीके से बताएंगे कि भाई प्लैनेट को क्यों हटा दिया, प्लूटो को प्लैनेट के दर्जे से क्यों हटा दिया गया है। अब ये जो है इनका ना डिटेल जो है ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल में सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे आगे के वीडियो में। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।